सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड क्लास 12 विषय हिंदी के पार्ट नंबर 20 के क्वेश्चन आंसर। तो आप सबसे अनुरोध है कि जिन जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। देखो, आप लोग सब देखते हो वीडियो, 4000 लोगों ने कल देखा है। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, आपका क्या जाता है इस सब्सक्राइब करने के अंदर? तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमारा भी हौसला बढ़ता है। देखो, 350 लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, 4000 लोग आप देख रहे हो, तो इतना तो ध्यान रखो कि भाई हमें सब्सक्राइब करने में के अंदर कुछ नहीं जाता है। तो देखो, शुरू करते हैं हम पार्ट नंबर 20, कार्यालयी पत्राचार। सरकारी क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। सरकारी और अर्ध सरकारी पत्रों में कौन कौन से अनौपचारिक पत्र होता है? तो इसका उत्तर है अर्ध सरकारी पत्र। क्वेश्चन नंबर 2, महोदय का प्रयोग किस प्रकार के पत्र में किया जाता है? तो इसका उत्तर है औपचारिक पत्र। क्वेश्चन नंबर 3, आप बहुधेयी का प्रयोग किस प्रकार के पत्र में करेंगे? तो इसका उत्तर औपचारिक पत्र में। सरकारी पद पर रहते हुए मित्र भाव से कौन सा पत्र लिखा जा सकता है? तो अर्ध सरकारी पत्र होता है वो। सामान्यतः पृष्ठांकन किस प्रकार के पत्र में किया जाता है? तो इसका उत्तर है सरकारी पत्र। देखो, जिन जिन लोगों ने अगर ये लेसन नहीं पढ़ा है तो आप प्लीज़ जाके जानवी एजुकेशन हब पे हमारा ये इस लेसन को पढ़ें, या अपनी नोटबुक से पढ़ें, या अपनी किताब जो आई हुई है आपके पास उससे पढ़ें। तो वहाँ से आप ये पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न, पत्र लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? भैया, आपको पत्र लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? पत्र लेखन भावों और विचारों का आदान प्रदान के एक शक्तिशाली माध्यम है। देखो, भावों मतलब आपके विचार, आदान प्रदान मतलब अगले को समझ में आनी चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए, उसका एक माध्यम है, आदान प्रदान का एक माध्यम है। उसके भाव, उनकी बातें आप समझ सको, उसकी और आपकी बातें वो समझ सके। पत्र का लेखक जहाँ अपना संदेश पत्र के माध्यम से भेजता है, वह अपनी इच्छाएं व आकांक्षाएं उपयुक्त व्यक्ति तक पहुंचा सकता है। और पत्र एक पुल के समान है, जो दूर बैठे व्यक्तियों को एक दूसरे से मिलने में सहायक होता है। भाई, पत्र एक पुल के समान मतलब पुल एक, जैसे आप गाड़ी लेके जाते हो, पुल के ऊपर से लेके जाते हो ना, एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, जब बीच में से रास्ता नहीं है आप पुल के ऊपर से जाते हो। तो वो पत्र भी एक यही काम करता है कि एक दूर बैठे व्यक्ति को आप दूसरे से मिलाने का काम करता है। पुल भी यही काम करता है। प्रश्न नंबर 2, औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों में क्या अंतर है? औपचारिक पत्र कामकाजी, सरकारी या कार्यालय स्तर पर लिखे गए पत्र होते हैं। ऐसे पत्र प्राय उन लोगों के लिए लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है, जिनको हम जानते नहीं हैं। व्यक्तिगत संबंध का मतलब ये होता है कि जिनको हम जानते नहीं हैं। इन पत्रों से हम केवल काम की बात करते हैं। संबंधों से दूरी के कारण इन पत्रों में भाषा और नियमबद्धता का पालन किया जाता है। अपने संबंधियों या मित्रों को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र होते हैं। ऐसे पत्रों से हम संबंधी की कुशलता का समाचार पूछते हैं कि भाई आप कुशल मंगल होंगे, हम भी हैं, और अपनी कुशलता तथा अन्य समाचार लिखते हैं। इन पत्रों की भाषा बहुत ही सरल होती है। अब इनमें अपनापन और मीठा झलकता है कि भाई आप भी कुशल मंगल होंगे, हम भी कुशल मंगल हैं, ये लिखते हैं। इसमें संवादात्मक भाषा का प्रयोग होता है। लगता है जैसे पास बैठे बातचीत कर रहे हों, ऐसा ही लगता है। भाई, न तो उनकी दुख दुविधा आपको समझ में आती है, न उनकी हमें समझ में आती है। बस यही है कि हम कुशल मंगल है और आप भी कुशल मंगल होंगे। प्रश्न नंबर 3, कार्यालयी पत्राचार में आप क्या समझते हैं? उसके कौन कौन से अंग हैं? कार्यालयी पत्र भारत सरकार के अधीन सरकारी तथा अर्ध सरकारी विभागों में विविध क्षेत्रों में संबंधित होते हैं, अर्थात शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद, संस्कृति इत्यादि मंत्रालय से संबंधित होते हैं। सूचनाओं का आदान प्रदान कार्यालयी पत्र का मुख्य कार्य है, मतलब सूचनाओं का आना जाना वो कार्य वाले पत्र के मुख्य कार्य है।
प्रशासनिक कार्य प्रणाली इन्हीं पर केंद्रित होती है। जब हम कभी बैंक में जाते हैं तो वहाँ पर जाकर हम देखते हैं कि बैंक में बहुत से लोग काम करते हैं, चपरासी से लेकर मुख्य प्रबंधक। मतलब बैंक में जाते हैं तो चपरासी भी होता है, तो मुख्य प्रबंधक मतलब जनरल मैनेजर भी होता है वहाँ पे। कोई व्यक्ति खाता खोलना कोई व्यक्ति खाता खोलने जाता है तो कोई केबिन में बैठकर पैसे देता है, तो कोई हमारे द्वारा दिए गए चेक या ड्राफ्ट को खाते में जमा करता है, तो कोई आपको ड्राफ्ट बनाता है। अनेक व्यक्ति ऐसे ऐसे भी होते हैं जिनसे आपका सीधा संबंध नहीं होता, लेकिन वह भी बैंक की कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाई जिन लोगों को बैंक में आप जाते हो, जिनको आप देखते ही नहीं हो, पर वो भी अपना काम करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति उसके पद के अनुसार कार्य दिया जाता है। यह तो एक छोटे से बैंक या शाखा की बात हुई। बहुत सी शाखाओं में एक शाखा भी होती है, जो मुख्य शाखाओं को एक मुख्यालय भी होता है। भाई सारी छोटी छोटी शाखाओं को बना के एक उनका मुख्यालय भी होता है, जो हेड ऑफिस जिनको बोलते हैं हम। मुख्य शाखा के माध्यम से इन शाखाओं के कार्य को संचालित किया जाता है। इस प्रकार आपने देखा होगा कि कार्यालय का कामकाज अनेक स्थानों पर अनेक अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा किया जाता है तथा उनके बीच पत्रों के माध्यम से कोई भी सूचना दी जाती है। विभिन्न मंत्रालयों, विभागों आदि के कार्यों को भी यही ढंग से किया जाता है। इनमें अनेक प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। लिपिक मतलब बाबू जिसको बोलते हैं, लिपिक से लेकर अनुभाग अधिकारियों तक अनेक बहुत सारे पद होते हैं। कार्यालय पत्राचार के विभिन्न अंग देखो, एक नंबर है सरकारी पत्र तथा शासकीय पत्र। सेकंड अर्ध सरकारी पत्र। थर्ड कार्यालय ज्ञापन। फोर्थ परिपत्र। और फिफ्थ है आवेदन पत्र। अब क्वेश्चन नंबर 4, अपने मित्र को पत्र लिखते हुए अच्छे पत्र के गुणों का वर्णन कीजिए। अब इसका उत्तर है, भाई आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं, उसके अच्छे पत्र के में गुणों का वर्णन कीजिए। तो देखो, प्रिय मित्र रमेश, आपका मित्र कोई भी हो सकता है, इसकी जगह रमेश की जगह आप और को भी नाम लिख सकते हैं। तो उसके पहले लिखना है सप्रेम नमस्ते, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी सकुशल होंगे। आपका पत्र मिला, जानकर खुशी है। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है, पढ़ाई के साथ साथ आप व्यायाम कर रहे हैं और खेल पर भी अच्छा ध्यान दे रहे हैं। यह बहुत अच्छी बात है। आपने मुझसे जानना चाहा कि एक अच्छे पत्र में क्या गुण होते हैं। एक अच्छे पत्र में गुणों के बारे में आपको इस पत्र में बता रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको इससे लाभ होगा। अच्छे पत्र के अंतर्गत संक्षिप्तता, सरलता, सहजता, प्रभावशीलता आदि के गुण होते हैं। इन गुणों का संक्षिप्त विवरण मैं दे रहा हूँ। आज के व्यस्त जीवन में न तो किसी के पास लंबे पत्र लिखने का समय है, न ही पढ़ने का समय। देखो, आज के जीवन में न तो कोई पत्र लिखता है, ना तो लिखने का समय है और न पढ़ने का समय। ना आजकल आप व्हाट्सएप पे ही कर देते हो, तो पत्र कहाँ ज़रूरत पड़ रही है। इसलिए पत्र में वही लिखा जाना चाहिए जो अनिवार्य हो। इसके लिए ज़रूरी है आवश्यक शब्दों का प्रयोग करें, ताकि विषय स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। भाई जो आप कहना चाह रहे हो वो समझ में आ जाए अगले को। सरलता, पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए। आसान और दैनिक जीवन में काम आने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि कुछ आप कह रहे हैं वह ठीक है तो पहले खुद समझ ले, तो आपके विचारों की भाषा सरलता आ जाएगी। सहजता, आपसी बातों में हम सहज और स्वाभाविक भाषा शैली का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार का पत्र में करना चाहिए। देखो, आपस में अपन बात करते हैं तो उसकी अपनी भाषा अपने अगले को समझ में आ जाए, वो सहजता कहलाती है। प्रभावशीलता, पत्र की भाषा ऐसी हो कि पत्र प्राप्त करता मतलब जिसने पत्र प्राप्त किया तो उसको प्रभाव कर सके वो। शब्दावली, जो आपने शब्द लिखे वो इतने शक्तिशाली हों कि मन में चित्र सा उत्पन्न कर दे। भाई उसके मन में ऐसा लगे कि भाई वो चित्र उत्पन्न हो गया, कि वो समझ सके। अब एक देखो, आप घर में भी बात करते हो, अगला मतलब घर में बात करते हो, वो आपकी बात को समझ ही नहीं पाए, तो ऐसी बात बोलनी चाहिए कि जो उसके मन में भी पहुँचे कि भाई वो समझ गया आपकी बात। पत्र को प्रभावपात बनाने में मुहावरेदार
भाषा बहुत ही सहायक होती है। अब देखो मुहावरेदार भाषा, भाई जिसमें मुहावरे का उदाहरण हो, जैसे मुहावरे से कोई भाषा समझाई जाए ना, भाई कोई उदाहरण ऐसे मुहावरे से दो कि आप मुहावरे से समझा सको अगले को, तो वो होती है। जब भी हम पत्र लिखें, उपरोक्त गुणों का ध्यान रखते हुए हमें पत्र लेखन करना चाहिए। आपके माता पिता को हमारा स्नेह भरा नमस्कार करना। आपका मित्र अभिषेक। अब देखो निम्नलिखित वाक्यों में सही या गलत का निशान निशान लगाइए। कार्यालय आदेश का प्रयोग कर्मचारियों की नियमित छुट्टी की मंजूरी देने के लिए किया जाता है, तो ये गलत है। सेकंड नंबर, कार्यालय आदेश की भाषा में अन्य पुरुष का प्रयोग किया जाता है, ये सही है। ज्ञापन का प्रयोग मित्रों में पत्र लिखने के लिए किया जाता है, ये गलत है। ज्ञापन में संबोधन तथा अधोलेखन लिखित नहीं होता, ये भी सही है। 5 नंबर, संस्थान में अनेक स्थानों पर सूचना देने के लिए परिपत्र का प्रयोग किया जाता है, सही है। एक कर्मचारी की पदोन्नति पर परिपत्र द्वारा सूचित किया जाता है, सही है। छुट्टी लेने के लिए आवेदन पत्र की ज़रूरत नहीं होती है, ये गलत है। भाई कोई छुट्टी लेगा तो उसको आवेदन पत्र तो देना पड़ेगी ना, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, तो उसको ज़रूरत होती है। भर्ती के लिए आवेदन पत्र देना ज़रूरी होता है, तो भर्ती के लिए तो आवेदन पत्र आपको देना ही पड़ेगा, तो ये सही है। निम्नलिखित प्रश्नों में अपने उत्तर शब्दों में लिखिए। 200 शब्दों में लिखिए। किशोरावस्था में आने में भावात्मक परिवर्तनों की महत्ता को समझाते हुए अनुज और अनुजा को पत्र लिखिए। उत्तर, ये देखो एड्रेस जो भी आपका हो, 325 अशोक नगर अमृतसर, तो इसमें पहले आपको ये लिखना है, प्रिय अनुज, नितिन, जो भी नाम हो, सुभाषिस, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी सकुशल होंगे। आज मैं आपको किशोरावस्था में आने वाले भावात्मक परिवर्तनों के महत्ता के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। किशोरावस्था में वह अवस्था है जिस पर चलकर मनुष्य के चरित्र का निर्माण होता है। किशोरावस्था में होने वाले लड़कियों व लड़कियों में शारीरिक परिवर्तनों के उत्पन्न होने के भाव विचारों से ही मनुष्य की अच्छी या बुरी आदतों का विकास होता है। देखो इस पत्र में यह कहना चाह रहा है वो कि भाई किशोरावस्था में जो बच्चे, लड़के और लड़कियां आती हैं, देखो आज के टाइम में होता है कि वो गर्लफ्रेंड है, वो बॉयफ्रेंड है, ऐसे मतलब यही परिवर्तन होते हैं, ये आपके हार्मोन्स की परिवर्तनता दिखाते हैं। तो इनसे सब लोगों की गुजरी है, लेकिन शारीरिक परिवर्तनों से हमें अन्य रूप को ना लेकर सामान्य रूप में ही स्वीकार करना चाहिए। भाई इसको अन्य रूप में ना ले। भाई आप देखते हो कि भाई मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं ही सुंदर हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको सामान्य रूप में न लेकर हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यह परिवर्तन तो प्राकृतिक है, क्योंकि यह परिवर्तन हमेशा सबके साथ होता है। अपने विचारों को पवित्र रखते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करें। अपने विचारों को पवित्र रखें। ब्रह्मचर्य मतलब अपने ईमान पे कायम रहें, उनका पालन करें। हमारा नैतिक कर्तव्य है जिससे हमारा तन और मन पवित्र रहते हैं, और हम अपने उज्जवल भविष्य को ध्यान रखते हुए अध्ययन करना चाहिए। माता पिता को हमारा स्नेह भरा नमस्कार कहना। आपका अग्रज। अब ये देखिए, ये राहुल नाम है इसका, इसने पत्र लिखा है ये। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, मान लीजिए आप एक सरकारी कार्यालय में काम करते हैं। अपनी बीमारी का उल्लेख करते हुए छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखिए। तो सेवा में श्रीमान ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति तिजारा अलवर। ये देखो ये तो कहीं का भी मतलब ये ऊपर का कहीं का भी चेंज हो सकता है भाई, जहाँ भी आप रह सकते हो इसको चेंज कर सकते हो। उपयुक्त विषयांतों को निवेदन है कि मैं यशोदा कंवर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तिजारा में कार्यरत हूँ। मेरी अचानक तबीयत बिगड़ जाने के कारण अस्पताल में भर्ती हूँ और डॉक्टर जितेंद्र जोशी देखभाल में मेरा उपचार चल रहा है, इसलिए मेरा विद्यालय में पहुँचना संभव नहीं है। डॉक्टर साहब ने मुझे 10 दिन का विश्राम की सलाह दी है। भाई इन्होंने ये कहा है कि भाई मेरा विद्यालय में पहुँच नहीं सकती, डॉक्टर साहब ने मेरे को 10 दिन का विश्राम देने की सलाह दी है।
अतः आप मेरा दिनांक 10/3/2024 से 19/3/2023 तक अवकाश स्वीकृत करें। स्वास्थ्य होने पर मैं रोग चिकित्सा और आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर विद्यालय में कार्यभार संभाल लूँगी। भाई जब मेरा स्वास्थ्य ठीक होगा तो मैं ये कार्यभार संभाल लूँगी। सूचना श्रीमान सेवाएं प्रसिद्ध धन्यवाद बहुदीय यशोदा गाँव राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तिजारा अलवर। अब देखो, नशीले पदार्थों के व्यसन से ग्रस्त अपने मित्र को सेवन की बुराइयों के अवगत कराते हुए पत्र लिखिए। उत्तर, प्रिय मित्र रमेश, सप्रेम नमस्ते। आपके पिताजी ने मुझे आपके व्यसन के बारे में बताया, सुनकर मुझे बड़ा खेद हुआ। आप तो बहुत मुझे समझदार लगते थे, पर आपको इन व्यसनों को किस प्रकार घेर लिया, बड़ा अफसोस है। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, केवल एक बार मिलता है। यदि इसी को हमने व्यर्थ या बुरी आदतों में बर्बाद कर दिया तो जीवन जीना धिक्कार है। नशीले पदार्थों से सेवन से तो मनुष्य का मस्तिष्क ही खराब होता है और इससे उसके सोचने विचारने शक्ति क्षीण हो जाती है। तंबाकू से कैंसर होता है, यह तो आप बहुत खूब अच्छी तरह से जानते हैं। यदि आप अभी से इन व्यसनों के आदी हो गए तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। आपको अपने उज्जवल भविष्य को ध्यान रखते हुए व्यसनों की तुरंत छोड़ देने का अध्ययन मन में लगाना चाहिए। आशा है कि आप मेरी सलाह को ध्यान देंगे। आपके माता पिता को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। आपका मित्र सुरेश। गृह मंत्रालय के मुख्य लिपिक 2/3/2023 से 2/5/2023 तक 60 दिनों की अर्जित छुट्टी मांग की है। उनकी छुट्टी की मंजूरी के उपनिदेशक प्रशासन को कार्यालय के आदेश का मसौदा तैयार कीजिए। उत्तर, गृह मंत्रालय भारत सरकार। संदर्भ, मुख्य लिपिक की 60 दिनों की अर्जित छुट्टी बाबत। दिनांक 31/2/2023। कार्यालय आदेश। रमेश कुमार मुख्य लिपिक को सूचित किया जाता है कि कार्यालय दिनांक 2/3/2023 से 20/5/2023 तक 60 दिनों की अर्जित अवकाश को स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है। उपनिदेशक का हस्ताक्षर। देखो, ये उनसे संबंधित अधिकारी प्रतिलिपि जिनको भेजा गया है, जिनको सूचना दी गई है, ये उनके नाम हो गए। कोरोना रोग से ग्रसित युवक को अनुभव से अपने मित्र रमेश को सचेत करते हुए पत्र लिखे। प्रिय मित्र रमेश, सप्रेम नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा करता हूँ कि आप सकुशल होंगे। मैं आपको भी यह पत्र लिख रहा हूँ ताकि आप स्वस्थ हैं और सुरक्षित रहें। मैं इस बात का गहरा अनुभव कर चुका हूँ कि कोरोना वायरस से ग्रस्त होना कितना भयानक हो सकता है। मुझे इस बीमारी का संघर्ष करते हुए समय उसकी वास्तविकता का एहसास हुआ है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप खुद को संरक्षित रखें और सुरक्षित रखें। कृपया सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचें। मास्क पहने, हाथों में नियमित रूप से धोएं, सामाजिक दूरी बनाए रखें। यही सभी उपाय आपको कोरोना वायरस के संक्रमण में बचाव में मदद करेंगे। मेरी आपसे अनुरोध है कि आप सावधानी बरतें, अपनी स्वस्थता का ध्यान रखें। हम सभी इस मुश्किल समय में एक दूसरे का समर्थन करें, साथ ही साथ समाज की सेवा में भागीदारी करें। आशा है कि यह संदेश आप तक पहुंच गया है। आप इसे गंभीरता से लें, ध्यान दें और सुरक्षित रहें। आपका मित्र, इसमें नाम कुछ भी आप लिख सकते हैं। देखो मित्रों, इस तरह आपका ये पार्ट कंप्लीट होता है। तो जिन को अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिनको अच्छा नहीं लगा है तो वो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।